सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। दिस इज सुभद्रा मातनगर। तो सभी को प्रणाम, राम राम। तो बच्चों, बहुत दिनों बाद जब हमारी क्लास हुई, ऐसा लग रहा है कि बहुत बिछड़े हुए थे हम लोग और आज हमारी मुलाकात हो गई आपके साथ में। तो सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया वाला गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, हाउ इज द जोश? दिवाली वाला वीक आप लोगों का आने वाला है और मैं ये जानती हूँ कि सब लोग बहुत ही भयंकर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत ही अलग तरीके से दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे होंगे। हम भी अभी जस्ट ऑफिस में खेल रहे थे दिवाली, मतलब दिवाली खेल ही रहे थे, सजा रहे थे थोड़ा सा अपने स्टूडियो को और दिवाली की जो वाइब है वो हम ले रहे थे। तो कैसे हो स्टूडेंट्स? हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को प्रणाम, राम राम, प्रणाम बच्चों। तो आज की जो कक्षा है इसको चालू करने के पहले आप सभी को दिवालियों की बेटा बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि दिवाली का पूरा हफ्ता चलने वाला है। अगला जो आपका नेक्स्ट वीक होगा, उस नेक्स्ट वीक में सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिवाली छुट्टियां लग रही है। एंड याद रखिएगा कि छुट्टियों के साथ आप लोगों को मस्त मजे में पढ़ाई भी करनी है। आपकी क्लासेस चलते रहेगी, बट अब आपके टीचर्स जो है थोड़ा घर वर जाएंगे, बहुत दूर दूर से आए हैं, पता तो होगा आपको ये बात। झूठ मत बोलिएगा, आपको सबको पता है कि आपके टीचर्स बड़े दूर दूर रहते हैं ना। जहां पर ऑफिस है वहां बिल्कुल नहीं रहते। मुझे तो जाने में 2 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि मतलब 2 दिन मतलब आज निकलूंगी तो कल पहुंचती हूँ। तो बेटा देखो, इतने दूर से आई हूं मैं, है ना। आपको पढ़ाती हूँ, घर वालों से इतना दूर रहना पड़ता है। मैं तो जंगलों में रहती हूँ, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो भाई कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। आज की जो क्लासेस में एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो कि बहुत ही आलसी कर रहा हो कि मैडम यार, मैडम थ्योरी पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन कराओ। ये सब चीजें बच्चों चलते रहेगी, क्योंकि आप सभी को बता दे रही हूं मैं, टीचर्स अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं। आपके आने वाले नेक्स्ट 3 महीने क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कराया जाएगा, क्या कराया नहीं जाएगा। और बच्चों, आपके एग्जाम्स, प्री बोर्ड, आपके हाफ ईयरली, सभी चीजों की प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार होने वाली है आगे आने वाले हफ्ते में। तो बिल्कुल एकदम अपनी कमर कस के बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले हफ्ते होंगे बड़े जबरदस्त, बहुत ही जम के पढ़ाई होगी। तो फटाफट से एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, सभी विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मैम हमें दिक्कत हो रही है, मैम वापस से शुरू कर दो। तो बहुत सारी चीजों के साथ बच्चों आज हम लोग हमारी क्लास को चालू करते हैं। तो भाई देखो, ये माला मैं आप लोगों के लिए लाई थी। दिवाली चालू हो रही है, जिसको घर में डेकोरेशन करवाना हो करवा लेना। हमने तो बहुत डेकोरेशन किया, बहुत मस्ती करी है हमने इस दिवाली के दौरान, क्योंकि ऑफिस में भी छोटी सी एक फैमिली है हमारी, उस फैमिली के साथ में भी हमने मना ली है हमारी दिवाली। तो भाई कैसे हो सारे बच्चे? हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? चलो फटाफट से आ जाओ क्लास में, 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को और आज की क्लास को शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन कुछ प्रश्नों के साथ में। मक्खन के बिना रोटी में मजे नहीं आते, स्वाद नहीं आते। तो बच्चों, इस कक्षा की जो शुरुआत है वो भी होगी इसी प्रकार छोटे से मक्खन के पीस के साथ में। हाँ जी, लाइक करना भूला मत करो। मैं देखती हूँ तुम्हारे ना पता नहीं हाथ कहाँ रुक जाते हैं लाइक बटन दबाने में। तो लाइक करना ना भूलो, शेयर करा करो और खुल के करो बच्चा शेयर अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब भी करना है आपको। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? चालू करें क्लास को। चलो बहुत ही बेहतरीन, चलो 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 चलो। मैं तो बहुत हूँ बढ़िया। और जिन बच्चों को बता बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैडम पढ़ लो, पढ़ा दो, पढ़ा दो। अरे पढ़ लोगे तुम लोग, और तुमको पढ़ा ही रहे हैं। तुमको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब वो रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करने का समय आ चुका है बच्चों। मैं आपको आज एग्जाम्स की प्रिपरेशन की टिप्स भी बताने वाली हूं। तो आज की कक्षा की शुरुआत ही उस छोटे से मक्खन के टुकड़े से करूंगी। जैसे मैंने कहा था आपको कि आज मैं क्लास तो लूंगी ही, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए आपको आज की कक्षा में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करनी है छुट्टियों के दौरान। करोगे? प्रॉमिस करो फटाफट से, मुझे प्रॉमिस सबका चाहिए कि यस मैम, हम लोग वह सारी चीजों को फॉलो करेंगे जिससे हमारे मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। तो बताओ फटाफट से सभी स्टूडेंट्स, थम्स अप, यस और नो यार, वरना मैं वो फूलों की माला किसी और को बेच आऊंगी।
तुम्हारे घर तक लेकर नहीं आऊंगी मैं ऐसे में, है कि नहीं? चलो चालू करें, पक्का? क्या बात है, पेपर था, उम्मीद करती हूँ भाई पेपर बहुत शानदार गया होगा बेटा, है ना? चालू करें क्लास को आज की, पक्का? बहुत बढ़िया। पीडीएफ बच्चों मिल जाएगा। देखो मैं पहले ही बोलती हूँ, प्रॉमिस किया है तो तुम्हारे साथ वो प्रॉमिस नहीं टूटेगा रे बच्चों। क्यों इतना लोड लेते हो तुम लोग? शुरू करती हूँ मैं छोटी सी चीज। देखो मैं सब जानती हूँ कि सारे बच्चों लोगों ने स्टडी तो भयंकर करी है, जिसकी मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं कर रखी। मुझे पता है इस क्लास में बैठा हर एक बच्चा भी पढ़ाई कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है कि अब दिक्कत आ रही है याद रखने में। मुझे पता है कि स्टडी करने के बाद अब चीजें याद नहीं होती। अब याद नहीं होती तो क्या किया जाए? मैम हमें चीजें याद नहीं होती है, कुछ सॉल्यूशन दे दो मैडम, कुछ परेशानी का सॉल्यूशन बता दीजिए। अगर आप सॉल्यूशन दे दे तो हमारा तो काम ही मक्खन हो जाएगा। यस और नो? तो सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, यही तो वाला दिक्कत हो रहा है कि मैम पढ़ सब कुछ लिया, आप पूछोगे कौन से चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमें सब आता है, लेकिन याद नहीं आ रहा मैडम कि क्या था वो कॉन्सेप्ट। उसी के लिए आज ट्रिक बता रही हूं बेटा, क्योंकि ऐसा होता है लैक ऑफ रिवीजन। आप ना रिवीजन नहीं कर रहे हो। बोलो कसम खा करके, कसम खा के बोलो कि मैडम रिवीजन नहीं किया हमने अब तक के। बोलते हो ना, मैं गारंटीड कह सकती हूँ तुम लोगों में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं मैडम हम लोगों ने अब तक रिवीजन नहीं किया है, और यही एक कारण है जिसके कारण चीजें याद नहीं होती। तो आपको समय समय पर बार बार क्या करना है बच्चा? रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या फायदा होता है? रिवीजन करने से क्या फायदा होता है? फायदा बेटा लिख लिख कर बताऊं क्या तुमको? ये वही बात हो गई कि बचपन में तुमने कभी सर फुटाया होगा अपना कहीं पर, तो तुम उस मेमोरी को बार बार याद करते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो, दोस्तों को बताते हो कि अरे मैं कहानी बताऊं, मैं ना बचपन में बहुत बदमाश था, खेलते खेलते गिर गया और गिर के मेरा माथा फूट गया था। घर वाले ने मुझे फुसलाने की जगह डंडे मारे कि तू गिर क्यों गया था। तो वो कहानी जब आप अपने दोस्तों को बार 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 सुनाते हो ना, तो वो आपके दिमाग में फिट रहती है, और जब भी आप कुछ नया किस्सा सुनाओगे तो वो कहानी आपके किस्सों में जरूर होती है। रीजन आप बार 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 उसको दोहराते हो। तो रिवीजन एक ऐसा बच्चों मूल मंत्र है जो कि आप सभी के सभी विद्यार्थियों को आगे पहुंचाएगा। तो हमें रिवीजन करना है दो तरीके से। पहला, आप लोगों को लिख लिख कर याद करना है। लिख कर याद करना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे अब ये प्रश्न करेंगे कि मैडम लिखना क्यों जरूरी है? लिखना बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम किसी भी टॉपर से पूछ लो, उसने अंत में लिख कर ही तैयारी करी होगी। कोई भी टॉपर ऐसा नहीं था जिसने लिख कर तैयारी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो आप क्या करोगे? लिख कर प्रिपरेशन करना बच्चों। जो भी करो लिख कर करो। मैं सच बता रही हूं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो या फिर हो गणित, हर चीज को लिखो। और कितनी बार रिवीजन करना है मैडम ये तो बता दो। तो बच्चों पेपर के पहले कम से कम 5 बार, और अभी तक के लिए कम से कम बेटा 2 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए। मिनिमम 2 बार, मिनिमम 2 टाइम रिवीजन करना है आपको। करोगे? यस और नो? ये बच्चों तुम देख लेना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे रिवाइज नहीं करते। आप सभी के लिए रिवीजन वीडियोस डाल दिए गए हैं यूट्यूब पर। 7 दिन की छुट्टियों में बच्चों जो जो वीडियो डाला जाएगा वो अच्छे से नोट करना कॉपी के अंदर, और नोट्स के साथ रिवीजन करना। तुम देखना तुम्हारे नंबर कैसे नहीं आते। नाम बदल देना मेरा तुम लोग, फिर नंबर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। तुम सुभद्रा से रख के तुम्हारा जो मन करे वो रख लेना, ठीक है? चलो अब चालू करते हैं आज की कक्षा को। और कक्षा का सबसे पहला जो चीज है, पड़ाव है, वो है छोटा सा क्विज। क्विज के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तैयार?
कर दो और बेटा क्लास को शेयर करने के बाद हम चालू करते हैं हमारा कार्बन और उसके यौगिक। हाँ जी, चलो फटाफट से। और एक बात बता देती हूँ बच्चों, आप सभी को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ मैं 3 ही प्रश्न पूछूंगी, ज्यादा नहीं पूछूंगी। और क्लास को आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? जब तक कि तुम शेयर नहीं करोगे मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगी अब। हाँ जी, क्विकली सभी एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चालू करें क्लास को। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रही हूं 30 सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रही हूं लगभग 30 सेकंड, और उम्मीद करती हूं बच्चों ये 30 सेकंड आप लोग अच्छे से दोगे और 30 सेकंड्स में आंसर भी दोगे। यस और नो? चलो तो चालू करते हैं क्लास को। 30 सेकंड का टाइमर लगा रखा है बेटा। आपके सामने प्रश्न है, भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? जल्दी बताओ, फटाफट से उत्तर दीजिए, फटाफट से उत्तर दीजिए भाई, फटाफट से उत्तर दीजिए। 0.03, 0.02 कितना पाया जाता है? जल्दी बताइए भाई। हाँ जी, समय समाप्त हो चुका है बच्चों, समय समाप्त हो चुका है। तो जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया है विकल्प क्रमांक 3, गलत है मेरे बच्चों, गलत है, दिस इज रॉन्ग। 0.03 वायुमंडल में पाया जाता है आप कह सकते हो, परंतु आपका जो भूपर पट्टी है उसमें 0.02% ही पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? आपको मैंने बताया था कार्बन के बारे में। कार्बन की जो अंतिम कक्षा है बच्चा, सबसे बाहरतम कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फटाफट से बता दीजिए यार। और तुम क्या चल रहा है, क्लास को तुम शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्लास को फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। कितने? 1, 2, 3 या फिर 4? बाहरतम कोश मतलब कि अगर यह कार्बन का परमाणु है तो कार्बन की सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अगर उसकी अंतिम कक्षा की बात की जाए तो कार्बन की जो अंतिम कक्षा थी उसमें हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत सही जवाब। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत शानदार। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न जटिल तो नहीं है, बता दीजिएगा। सहसंयोजी आबंधन किसे कहा जाता है? चलो बताओ, सहसंयोजी आबंधन किसे कहा जाता है? 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी, 3 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साथ एक युग्म की साझेदारी, या फिर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना यौगिक, या फिर बच्चों ए और बी दोनों। सोच समझ के जवाब देना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जवाब दीजिए बच्चों। किस पे जवाब दे रहे हो? तो सही जवाब क्या होगा? सहसंयोजी आबंधन का मुख्य कारण निर्माण का क्या होता है? मुख्य कारण होता है कि भाई हम तो बनेंगे, हम तो जुड़ेंगे, हम दोस्ती करेंगे। और दोस्ती में क्या होता है? 50-50। दोस्ती में क्या होता है? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है ना? अगर आपका दोस्त लंच में 4 रोटी लाता है तो 2 आपके साथ में शेयर करेगा, 2 वो खुद खाता है। तो इस तरीके से लंच भी शेयर होता है ना। वैसे ही कार्बन जैसे परमाणु सहसंयोजी आबंधन बनाते हैं, जहां पर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म की साझेदारी हो सकती है। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे? विकल्प क्रमांक पहला।
और 3 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ युग्म के साथ में साझेदारी होती है, ऐसा नहीं है। आपको बताना है कि अगर 2 परमाणु है जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मध्य में बेटा एक परमाणु की क्या होती है, साझेदारी होती है। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये है बच्चों, आज का टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और सुनो, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो बेटा, जैसे मैं बोलती हूं कि कोई भी चैप्टर जब चालू होता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका बेस होता है, यानी कि नींव मजबूत करोगे तो घरौंदा अपने आप बड़ा और शक्तिशाली बनेगा, है कि नहीं? यस और नो? तो इसको पढ़ने के पहले हमें आज 3 चीजें पढ़नी है। पहले हम समझेंगे कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता है ना, संयोजकता जानते हो क्या इसके बारे में? दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे कहा जाता है कार्बन का श्रृंखलन का गुण। ये 2 चीजें कार्बन के परमाणुओं को विशेष बनाती है। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, और कार्बन के अपर रूप के पश्चात सबसे अंत में जो चीज होगी बच्चों, वो होगी आपके कार्बन परमाणुओं के बीच में बनने वाले संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तैयार सारे बच्चे? रेडी? चलो तो चालू करते हैं आज की धुआंधार क्लास। रेडी स्टडी गो। तो बच्चों, जैसे मैंने कार्बन के बारे में कहानी सुनाई थी कि कार्बन अपने अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के नाम से जानते हैं कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को वो दान कर सकता है। तो करेगा तो क्या करेगा, चलो बताओ? तो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ये धनायन प्राप्त करके धनायन बना सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खो करके ये क्या कर सकता है, ऋणायन बना सकता है। इस बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। तो कार्बन करे तो करे क्या, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही किसी को दे सकता है। तो अष्टक कैसे पूरा करेगा? तो बच्चों, इसे कहा जाता है कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण गुण चतुसंयोजकता। क्या होता है इसका मतलब? चतुसंयोजकता का तात्पर्य यह होता है कार्बन अपने ही अड़ोसी पड़ोसी परमाणुओं से या किसी अन्य परमाणु के साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। इसके पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब गुण क्या है कि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये 4 बंध बना सकता है एक टाइम पर। अगर जैसे उदाहरण समझाती हूं, मान लो कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन से जुड़ जाता है, तो कार्बन अपने पड़ोसी परमाणु से जुड़ेगा और बोलेगा ए भैयू, वो बोलेगा अरे भैयू तुम इधर आओ ना, वो बोलेगा अरे यार मेरे पास में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो बोलेगा मेरे पास भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक और कार्बन बोलेगा मेरे पास में भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक और बोलेगा अरे भाई मेरे पास में भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है कार्बन? अपने ही अड़ोसी पड़ोसी से बोलता है मुझसे दोस्ती करोगे? ये बोलता है अपने ही अड़ोसी पड़ोसी से क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और दोस्ती करके इस प्रकार से यह बंध का निर्माण कर देता है। क्या किया इसने अपने ही पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंध का निर्माण कर लिया और वह भी सहसंयोजी बंध।
तो आप देख सकते हो हर कार्बन ने दूसरे कार्बन से एक बंध के साथ वो जुड़ा है। इसको अगर मैं संक्षिप्त रूप में दर्शाऊं तो आप देख सकते हो प्रत्येक कार्बन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये कार्बन बेटा अपने अड़ोसी पड़ोसी ऐसे कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में बंध का निर्माण हो रहा है। तो आप इस तरीके से समझो इस पार्ट को कि हर कोई कार्बन जो है यहाँ पर दूसरे कार्बन परमाणु से इस तरीके से जुड़ जा रहा है ना। हर कोई कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के मध्य में ही बंध का निर्माण हो जाता है। तो पहली चीज इसको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, पहली चीज बहुत बेनिफिट मिल जाता है कार्बन को कि इसकी 4 संयोजकता है। ठीक है, 4 संयोजकता है और 4 संयोजकता है, इसके कारण बेटा ये स्वयं खुद कार्बन कार्बन से और दूसरा आप कह सकते हो कि दूसरे परमाणुओं के साथ में भी। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर जैसे मान लो लिख दी कि मीथेन, तो आप सभी जानते हो कार्बन एक टाइम पर हाइड्रोजन के साथ में भी जुड़ सकता है, क्लोरीन के साथ में भी जुड़ सकता है। कार्बन का ये प्रॉपर्टी है, कार्बन का ना ये गुण है कि एक समय पर कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से जुड़कर स्टेबल हो सकता है या किसी दूसरे परमाणु से भी जुड़ करके एकल, द्वि और त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में भी जुड़ सकता है, कार्बन किसी दूसरे परमाणु से भी जुड़ सकता है, ये किसी से भी जो दोस्ती कर सकता है। इसीलिए इसे मैत्री करने वाला भी कहा जाता है कि कार्बन बड़ा ही मैत्रीपूर्ण तत्व होता है, सबसे दोस्ती करता है। रीजन है चतुसंयोजकता। और दूसरी चीज कार्बन के बनाए बंध कैसे होते हैं, कार्बन के बनाए बंध मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, बाकी सभी अधातुओं से मजबूत होते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसे काम करता है? सभी लोग बताइए मुझे, क्या सिर्फ कार्बन है क्या? कार्बन नहीं है, कार्बन की फैमिली में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन भी काम करता है, जर्मेनियम भी काम करता है, बट कार्बन जैसे इतने अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना पाता। ठीक है, तो समझ गए सारे बच्चे? हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। तो कार्बन के पास में पावर है एक साथ में 4-4 लोगों से दोस्ती करने की। तुम्हारे पास में है, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तुम्हारे तो 2 ही दोस्त हो गए, है ना? तुम्हारे तो 2 ही दोस्त है, लेकिन कार्बन एक समय पर 4 दोस्त बना सकता है। और उसकी मर्जी हुई तो वो 2 दोस्त भी बना सकता है, उसकी मर्जी हुई तो वो 1 भी दोस्त बना सकता है, या मर्जी ना हुई तो अपने ही समाज के किसी लोग से दोस्ती कर सकता है। हाँ कि नहीं? यस और नो? तो ये बेनिफिट है जो किसी और तत्व के पास नहीं होता। दूसरा, कार्बन के पास में एक दूसरा गुण है जिसे आप कहते हो श्रृंखलन। बेटा कार्बन के पास में एक दूसरा गुण भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। श्रृंखलन मतलब क्या होता है? लंबी 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 चेन बना लेना। अरे इतनी लंबी बनती है, इतनी लंबी बनती है जिसकी हद नहीं है। मतलब क्या है मैडम जी, समझा तो दो। मेरा मतलब ये है, तुम सोच भी नहीं सकते, कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन से जुड़ करके क्या करेगा? लंबी लंबी चेन बना लेता है। और ये लंबी लंबी चेन बहुत लंबी होती है भाई, लाखों कार्बन साथ में जुड़ सकते हैं। कितने? लाखों। इतने तो हमारे जेब में रुपए भी नहीं है जितने लाखों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। और सोचो, हर कोई कार्बन आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। समझ में आ रही तुमको ये बात? भाई साहब, हमारे पास तो जेब में मैडम 2 रुपया भी नहीं होता, लेकिन ये तो लाख रुपया लेके घूम रहा है अपने जेब के अंदर। तो ये है कार्बन का बेनिफिट। तो कार्बन की प्रॉपर्टी क्या कि ये अपने ही
दोस्तों के साथ में लंबी 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 श्रृंखला बना सकता है, तो क्या सिर्फ श्रृंखला बनाएगा? ना जी, सिर्फ श्रृंखला थोड़ी बनाएगा। ये बोलेगा जब मैं लंबी लंबी चेन बना सकता हूं तो मैं शाखा भी तो बना सकता हूं। तो कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन के साथ में फिर से जुड़ेगा और ऐसी लंबी 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 शाखा भी बना सकता है। इसकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे काम करे। इसकी मर्जी अपने ही पड़ोसी कार्बन के साथ मिलकर के चक्रीय श्रृंखला का भी तो यहाँ निर्माण करता है। हाँ जी, कार्बन के पास यही तो बेनिफिट है कि ये अपने ही पड़ोसी कार्बन के साथ में एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। तो कभी कभी ये ऐसी बंध संरचना बना लेता है। इसे कहा जाता है चक्रीय संरचना। इसे कहा जाता है चक्रीय संरचना और कार्बन इसमें सफल होता है और स्टेबल भी होता है। और बताओ ये ऐसा जैसा बोलो वैसा शेप बना सकता है। यानी कार्बन है, बोलता मैं सबका हूं पप्पा, मुझसे ना तुम लेना पंगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो मैं हूं, मैं जिससे चाहूं उससे दोस्ती कर सकता हूं, जिससे चाहूं उससे बात कर सकता हूं। और यही क्वालिटी है कार्बन के अंदर, जो कि बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है और स्टेबल। इसका बेस्ट फ्रेंड भी है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी बना सकता है, पर उसकी जो मैक्सिमम संख्या देखी गई है वो सिर्फ 800 है, जबकि उसके रिस्पेक्ट में कार्बन की लाखों और हजारों की संख्या में होती है। ठीक है, समझ रहे हो तुम इस चीज को? यस और नो? तो ये है कार्बन की इंपॉर्टेंस। नाउ बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। ठीक है, IUPAC नाम बेटा अभी जानकर देखो, मैं सब करवाऊंगी। मैंने क्या कहा था जिस दिन तुम क्लास 10th में एडमिशन लिए थे? मैंने एक ही चीज कही थी, शुरू से लेकर आपको आखिरी तक बस भरोसा करना है। हर चीज आपको बताई जाएगी, हर चीज आपको करवाई जाएगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? अब भाई ये अपर रूप बोले तो, अरे बच्चों अपर रूप बोले तो दूसरा रूप। कार्बन शुद्धतम रूप में किन किन रूप में पाया जाता है? यानी कि कार्बन के सगे भाई बहन कौन है? इसमें बोला सगे, इसमें कोई दूसरा नहीं है। यानी कार्बन अपने 100% प्योर फॉर्म में 3 रूपों में आपको जनरली मिलता है। तो प्योर फॉर्म आपके पास में हो जाएगा, पहला होता है बेटा हीरा। तो पहला आपके पास में है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन 60। इसे B60 मतलब बेसिकली इसको F60 के नाम से या बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की खास बात क्या है? चलो बताओ, तुम बताओ मुझे देख करके। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली और पता नहीं कौन ये अज्ञात इंसान? तुम जानते हो किसी को? तुम किसको जानते हो इसमें से? तुम जानते हो हीरा, जो कि राजा के सर पे चढ़ता है। लेकिन ग्रेफाइट तो तुम्हारी पेंसिल की कालिख में होती है, जो पेंसिल से तुम लिखते हो ना, वो क्या है? ग्रेफाइट है। जबकि फुलेरीन 60 एक अलग ही चीज है। तो आप देख रहे हो यार कि भाई कार्बन है तो कार्बन की, भाई कार्बन सोच के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? काला। मेरे दिमाग में भी आता है काला, लेकिन हीरा काला होता है क्या? हीरा तो काला नहीं होता, हीरा तो बढ़िया चमकता है, महंगा होता है। परंतु ग्रेफाइट तो उल्टा पुल्टा है, और फुलेरीन 60 तो और भी अलग है। तो ऐसा क्यों है? चलो बताओ, ऐसा होता है ना? तो चलो अब जानते हैं आज रीजन। तो कार्बन या जब भी कोई तत्व 2 या 2 से ज्यादा रूपों में पाया जाता है और जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं पर रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, उसे अपर रूपता कहा जाता है और ये विभिन्न अपर रूप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हीरा। चलो अब बात करते हैं हम लोग हीरे की। हीरा क्या होता है भाई? तो हीरे की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज हीरा कैसा होता है? चमकता है।
हीरा चमकता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हीरा होता है कि नहीं होता है? हीरे में भाई पावर है। हीरा इज लाइक मुझे तो कोई नहीं मार सकता, मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। ऐसा क्यों होता है? हीरे के पास ही ऐसा क्यों पावर है? कोयले के पास में नहीं है, तुम्हारे पास में ग्रेफाइट में नहीं है, क्योंकि हीरे के पास में चतुष्फलकीय संरचना होती है। बेटा देखो, यही चीज समझाना चाहती हूं मैं। इसी बात पे फोकस करना जो मैं समझा रही हूं कि कार्बन में इतनी भिन्नता क्यों है, कार्बन क्यों इतने यौगिक बनाता है, कार्बन के जो रूप है इतने अलग अलग क्यों है। हीरे में भी 100% कार्बन है, ग्रेफाइट में भी 100% कार्बन है। मेन रीजन है संरचना। क्या बेटा? इसे कहा जाता है संरचना। बोले तो यहां पे समझने वाली बात है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में एक चतुष्फलकीय संरचना में जुड़ता है। इसे कहा जाता है चतुष्फलकीय संरचना। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो बेटा तुम देखो, ध्यान से देखो, एक कार्बन के साथ में देखो, एक कार्बन के जस्ट ऊपर है और यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए। तुम ध्यान से देखो, मिलाओ सबको, तो इसे कहा जाता है पिरामिड। अरे वो जो एलियन जिसको वो बोलते हैं ना, इजिप्ट में बना रखे हैं, जिसमें एलियन आते हैं, ये वही वाला पिरामिड स्ट्रक्चर है। यानी हीरे को जब तुम लोग जूम करोगे तो कार्बन अड़ोसी पड़ोसी के साथ में अपनी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर में होता है। ये सबसे ज्यादा स्थायी संरचना होती है। कैसी? सबसे ज्यादा स्थायी संरचना है। यानी कि ये बस भेस बदल सकता है। ये अपना एक हाथ ऐसे करेगा, दूसरा हाथ ऐसे करेगा और इसकी संरचना बदल गई। 2 हाथ ऐसे करेगा, कार्बन की संरचना बदल गई। तो मान लो कि मेरे पास में ना 4 हाथ है, मानो मेरे पास में 4 हाथ है, 2 ऐसे, 2 एक ऊपर एक नीचे, है ना। मेरे पास में 4 हाथ है, तो 2 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। तो अब अपने हाथों के एंगल देखो, मान लो अभी 90 डिग्री का एंगल है मेरे एक हाथ में और एक हाथ में 90 अंश का एंगल है ना, कोण बना है। लेकिन अगर मैंने कोण का वैल्यू चेंज कर दिया, अगर मैंने कोण बदल दिया, तुम देखो मैंने सिर्फ कोण का एंगल बदला है, अब ये 90 डिग्री से कम कर दिया, तो कार्बन अपनी संरचना बदल देता है। कार्बन क्या कर रहा है? अपनी संरचना बदल दे रहा है। और कार्बन की संरचना बदली, कार्बन का एक हाथ इधर से उधर हुआ, एक कोण इधर से उधर हुआ, एक अंश इधर से उधर हुआ, तो वो कुछ नया बना लेगा। और यही बच्चों कार्बन को बाकी सारे तत्वों से अलग बनाता है। इसीलिए हीरे के अंदर सबसे स्थायी संरचना है जो हीरे को कठोर बनाती है। और हीरे के अंदर बच्चों प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का बोल सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट बिल्कुल अलग है। ये बहुत चिकना, फिसलनदार, पदार्थ होता है। एकदम ऐसे चिकना, एकदम ऐसे चिकना होता है। क्यों चिकना पदार्थ है बच्चों? यह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ये कुचालक होता है। भाई ये विद्युत का कुचालक है, सभी लोग समझना, यह विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। अब क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं, सभी बच्चे इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझना। अब जैसे मैंने समझाया तुमको कि कार्बन ने संरचना बदल गई, सब कुछ बदल जाता है। तो अब यहां पर क्या करेगा? देखो, एक कार्बन यहां पर इस संरचना को देखो, यहां पर एक कार्बन अन्य इस प्रकार से 4 कार्बन के साथ जुड़ा है चतुष्फल की संरचना में। अब यहां पर देखो, कार्बन बोलता है ना जी नाना, मैं नहीं मानूंगा। और वो क्या करेगा? एक कार्बन का परमाणु अन्य 3 कार्बन के परमाणु से जुड़ा है। अब यहाँ पे
4 से नहीं जुड़ा, यहां पर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है और इसका एक संयोजकता जो खाली है बेटा उसको वो निचली वाली परत के कार्बन से जोड़ देता है और इस प्रकार से यह एक षटफलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो हम आप देख सकते हो प्रत्येक कार्बन क्या करने वाला है बच्चों, हर कोई कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, हर कोई कार्बन अपने पड़ोसी 3 कार्बन के साथ में कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से हर कोई कार्बन, जैसे आप लोग देख सकते हो, प्रत्येक कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा है। प्रत्येक कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी इस प्रकार से बेटा 3 कार्बन से जुड़ा है और यही चीज को आपको ऑब्जर्व करना है जो कि चलते रहेगी। हर कोई कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा है और नीचे बच्चों उसकी एक संयोजकता खाली है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे वाली परत में इस प्रकार से चलते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इसी संरचना के कारण इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, आप कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी कारण से बच्चों यह विद्युत का सुचालक, और चूंकि परतों में बच्चों इस संरचना को कहा जाता है षट मतलब कि 6, षट मतलब कि संस्कृत में होता है 6, तो षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। क्या कर रहा है, ये षटकोणीय संरचना का निर्माण कर रहा है और इसीलिए ये चिकना फिसलनदार भी होता है। इसका प्रयोग ग्रीस जैसी जगहों पर, जहां पर हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है यानी कि घर्षण को कम करना होता है, उस जगह पर हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, आपके ग्रेफाइट का। पर अब बात करते हैं तीसरे एक अपर रूप की जिसका नाम है फुलेरीन 60। इसमें सिर्फ 60 कार्बन ही पाए जाते हैं और यहां बच्चों ध्यान रखना जितने भी कार्बन परमाणु है वो इस प्रकार से संरचना बनाते हैं कि यहां पे षटकोण के साथ साथ षटकोण भी होते हैं, मतलब षटकोणीय संरचना के साथ साथ पंचभुज संरचना भी होती है, दोनों होती है। आप देख सकते हो यहां पर यह षटकोण का निर्माण भी कर रहा है और आप देख सकते हो यह अपने पड़ोसी के साथ में बेटा पंचभुज भी बना रहा है। ये दोनों काम करता है, इसीलिए इसका नाम है फुलेरीन 60। 60 क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल फुटबॉल जैसी संरचना वाला होता है। कैसा होता है, फुटबॉल जैसी संरचना रखता है। फुटबॉल देखिए सब लोगों ने, ऐसी गोल गोल गेंद, तो बिल्कुल गोलम गोल गेंद जैसी संरचना होती है इसमें, ठीक है, ओके। टॉपर्स में बच्चों दिवाली के बाद आपको 1 शॉट्स मिल जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, सब कुछ मिल जाएगा। जो आप लोग बार बार परेशान होते हो ना, मत हुआ करो, क्योंकि आपको जो जो चीजें बोली गई है वो सब कुछ दी जाएगी। आपको ना ओवर थिंक नहीं करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बेटा एक बात बताती हूँ, आपको भी समय चाहिए होता है। जैसे मैंने बोला पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, टॉपर्स के अंदर कुछ नहीं बच रखा हुआ है, लगभग सब कुछ खत्म है और नवंबर चल रहा है। अभी एग्जाम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी बाकी है और स्टिल आपके पास में ना समय है, तो उसमें आपको अब रिवीजन करना है, तो रिवीजन करवाया जाएगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सब कुछ होगा ना, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, और जिसका था आपको इंतजार वो टॉपिक आ गया। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और बच्चों यही है कार्बन की असलियत। कार्बन अपने आसपास की हाइड्रोजन के साथ में संरचना बनाता है, मतलब दोस्ती करता जाता है, सिर्फ किससे, हाइड्रोजन से। कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन, हाइड्रोजन। याद रखना, अगर तुमको बिल्कुल दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा, एक चीज याद रख लेना, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन, चलो बताओ, आप लोग जवाब दो, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन।
ऐसे याद रखो। तो इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझा देती हूं, तोड़ो इसको। हाइड्रो का मतलब होता है यहां पर हाइड्रोजन के साथ में, और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को बच्चों हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनकी पूरी एक शाखा है जिसे बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हो। आप कक्षा 11 में पढ़ने वाले हो, कक्षा 11वीं में पढ़ोगे, और बच्चों उसे कहते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी है बेटा अपने आप में ये इतनी बड़ी केमिस्ट्री है, इतनी बड़ी केमिस्ट्री है कि तुम पढ़ते चले जाओगे पर ये खत्म नहीं होगी। तुम पढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास यौगिकों पे यौगिक बनते रहेंगे, नए नए कार्बन यौगिक बना रहे हैं, नई नई खोजें हो रही है, और ये खत्म नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी। तो ये है वो शाखा जिसे बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें से एक भाग है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। अब इन यौगिक को आप दो भागों में बांट सकते हो, एक होते हैं संतृप्त, दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं एक्सप्लेन करती हूं। तो हाइड्रोकार्बन को आप दो भागों में बांट सकते हो, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका मतलब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य यह है कि उनका पेट भरा है भाई, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में खुश है, इन्हें कहा जाता है संतृप्त। जैसे तुम्हारे पास में अगर पैसे आ जाए, है ना, तुम लोग बहुत रोना रोते हो, मैडम बहुत गरीब है, मैडम पैसे नहीं है, मैडम ये नहीं है, मैडम वो नहीं कर सकते क्योंकि मैडम पैसे नहीं है। तो जब तुम्हारे पास में भरपूर पैसा आ जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? संतृप्त हो जाओगे। तुम क्या कहोगे उसको? अरे मैडम मेरा तो पेट भर गया। तुम यही बोलोगे ना कि तुम संतृप्त हो चुके हो, ठीक है, तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हारे पास में जितना पैसा चाहिए था तुमको पैसा आ चुका है, आ गया कि नहीं आ गया? तो वही वाली बात बोल रही हूं कि ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी इसकी सारी संयोजकता बैलेंस्ड होती है। कैसी होती है? ये सारी संयोजकता को बैलेंस आउट कर देता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बनता है, ध्यान रखना, एकल बंध, यानी यहां पर नोट पॉइंट है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? एकल बंध ही बनेगा। कोई कार्बन के बीच में, बेटा देखो एक चीज समझाती हूँ, बच्चे बहुत बेकार तरीके से समझते हैं इसको। बच्चे क्या करते हैं ना, अरे मैडम जी यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ में 3 बंध बना लिया इसने। तुम लोग देखना, तुम में से बच्चे होंगे कि मैडम कार्बन और नाइट्रोजन में तो 3 बंध बने हैं, आपने तो कहा था कि एकल बंध होना चाहिए, तो ये तो संतृप्त नहीं हुआ। तुम बोलोगे मैडम ये तो असंतृप्त है। अरे मूर्खो, अरे मेरे लड्डुओ, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में मैंने शर्त ही लगाई है कि एकल बंध बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन किसी और से नहीं बना रहा, कार्बन खुद के परमाणु के साथ बना रहा है, कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन के साथ में एकल बंध से जुड़ा होता है। इसे कहा जाता है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो भाई देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुत सिंपल सिनेरियो होता है, इसमें पाए जाते हैं द्विबंध और 3 बंध, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होते हैं और त्रिबंध पाए जाते हैं। पर ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन के बीच में ही रहेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। चलो, तो जो जिनमें एकल बंध होता है, अब समझना, अब वापस से बच्चों, अब हम लोग ना कार्बन की गिनती सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, क्योंकि बच्चों पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों। तो चालू करते हैं आज का हमारा कार्बन की गिनती वाला सेशन। बड़े मजे आएंगे बेटा, बहुत मजा आने वाला है। अगर तुमको ये सीख में आ गया ना, IUPAC तुम्हारे लिए एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे तुम लोग बटर जैसे ट्रीट करोगे ना, मक्खन
मलाई, दूध जैसे स्मूथ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो तो एक्सप्लेन करती हूं एकल बंध के बारे में। चलो तो एकल बंध की अगर मैं बात कर रही हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, कान खोल के, कान बंद तो नहीं किसी के, कान बंद तो नहीं है किसी के। चलो बताओ, है ना, कान में ठेपे लगा के बैठे होगे तो, और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर तुम तो यहाँ पे कान बंद करके बैठे हो, है कि नहीं? ये काम मत करना भाई, ठीक है, ये काम मत करना, कान खोल के सबके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो कान खोल के आप सुनते हैं सभी बच्चे, तो बताते हैं आपको कि संतृप्त, अब सुनना, क्या सुनोगे? कथा प्रारंभ होती है ना, हमारी कथा प्रारंभ होती है कि एकल बंध वालों का नाम है कुछ, जिन कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन में एकल बंध पाए जाते हैं उन्हें, या जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में एकल बंध होते हैं उनको नाम दिया गया एल्केन। नाम क्या होगा? एल्केन फैमिली। ये फैमिली है बेटा, एल्केन की फैमिली, या एल्केन परिवार बोल दो तुम, है ना, एल्केन परिवार। ये याद करने की ट्रिक है, ये याद करने की ट्रिक है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, तुम्हारे दिमाग बहुत तेज चलते हैं, ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। तो एल्केन परिवार, है ना, और जिनके अंदर द्विबंध होता है उन्हें कहा जाता है एल्कीन दीदी की फैमिली। ये किसकी फैमिली है? एल्कीन दीदी की। और ये किसकी है? एल्काइन दीदी की फैमिली। अब हमको इनके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं। तो परिवार के बारे में समझ में आ गया। तो हाइड्रोकार्बन की फैमिली के अंदर दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, एक होते हैं संतृप्त, दूसरे होते हैं असंतृप्त। एल्केन हमेशा संतृप्त होते हैं, जबकि एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन परिवार की पहचान कैसे की जाए, इस मुद्दे पर आते हैं। पहचान के लिए आप देख लीजिए, पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कार्बन की गिनती, या ऐसे भी मत बोलो, पहचान के लिए आप कह सकते हो कि इनके नाम के अंत में एन आता है। बस पहचान कैसे करोगे? पहचान है इनके नाम के अंत में जो एल्केन फैमिली है, कौन सी? एल्केन फैमिली है, उनके नाम के अंत में एन आता है, जबकि जो एल्कीन फैमिली है इनके अंत में, इनके नाम के अंत में क्या आएगा? इन आता है। इन बड़ी की मात्रा, जबकि एल्काइन फैमिली के अंत में इन लगाया जाता है। इनका अंत होता है किस शब्द से? आइन, ठीक है, आइन। उदाहरण दे देती हूं ताकि तुम गड़बड़ ना करो, 2-3 उदाहरण दे देती हूं। उदाहरण के लिए मेथेन, एथेन इत्यादि, ठीक है। तुम देखो, एक मिनट, अरे भाई तुम्हारा देखो यार, बोर्ड भी काम करना बंद हो गया इनकी फैमिली देख करके, ठीक है। ये किसके उदाहरण है? एल्केन परिवार के। और एल्कीन के, इनके है बच्चों एथीन, ठीक है, प्रोपीन इत्यादि। इसी प्रकार से एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में हो गए एथाइन, जैसे मास्टराइन होती है, प्रोपाइन,
है कि नहीं? तो इसे कहा जाता है आपका परिवार। कौन सा? हाइड्रोकार्बन परिवार। अब परिवार में मैडम कितने सदस्य हो सकते हैं, चलो बताओ। अब परिवार में देखो बेटा, हो सकता है कि किसी के परिवार में 2 सदस्य हो, है ना, मम्मी पापा, किसी की फैमिली में मम्मी पापा बच्चे, किसी की फैमिली में मम्मी पापा ताऊ दादा बच्चे। तो परिवार सबका अलग अलग होता है, तो फैमिली का काउंट भी तो अलग अलग होता है। किसी के परिवार में 4, किसी के परिवार में 10 लोग, किसी के परिवार में 50 लोग, किसी के परिवार में पूरा का पूरा जो कुल होता है उसमें 200 लोग होते हैं कि नहीं होते? तो सबका परिवार में मेंबर्स अलग अलग होते हैं। पर अब मेंबर्स को कैसे लिखा जाए, कैसे उनका नामकरण किया जाए, कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए हमने निकाला है आपके लिए एक छोटा सा टिक, या कह सकते हो सूत्र है ये। तो अगर आपको जानना है कि दिया गया सदस्य एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो आपको प्रयोग करना है एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा सूत्र प्रयोग करना है, और इसे कहा जाता है बच्चों सूत्र फॉर एल्केन। अगर एल्केन है तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का फैमिली सूत्र है, पहचानने के तरीके, मतलब बेसिकली पहचानने के लिए नहीं बोल सकते, मेंबर्स को जानना है तो सूत्र होता है जितने कार्बन उसके डबल से दुगने हाइड्रोजन, और द लास्ट वन इज एल्काइन। तो इसको भी एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जितने कार्बन उसके दुगने से दो कम हाइड्रोजन। पर याद रखने का तरीका क्या है, और मैडम ये n क्या है? तो यहां पर n है कार्बन की संख्या। नोट पॉइंट लिखा देती हूं, यहीं पे लिखाती हूं, तुम्हारे दिमाग की कलपुर्जों की मैं बिल्कुल भी हवैया नहीं उड़ाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुमको सब कुछ याद रहे, बढ़िया से याद रहे। तो यहां पे लिखा रही हूं मैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट यही है कि n यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, यहां पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं n = 1 ले लूं तो आपके पास में कितना पहला एल्केन आता है? तो यहां पे लिखिए, जहां जहां n है वहां वहां 1 लिखिए। तो C1H2 गुना में 1 धन 2, बताओ कितना आ गया? CH4 आया क्या? देखो मेरी तो गणित अच्छी है, तुम्हारी गणित बताओ। पहला, अगर मैं n = 2 रख दूं तो C2H2 × 2 + 2 कितना हो गया? 2 दूनी का 4, 4 धन 2 6, तो CH6। सबका आ गया है? आया कि नहीं आया? तो देखो ये हमने लिखे एल्केन के दो मेंबर्स। अब मैडम प्रॉब्लम ये है कि नाम कैसे पता करें। अब नाम कैसे दे, इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं क्या नाम दूं? तो ये नामकरण प्रणाली बेटा किसकी है? IUPAC वाले लोगों की है। ठीक है, ये सारे नामकरण करने की जो रीत है वो IUPAC वालों के हाथों में, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। पर कैसे नाम लिखते हैं चलो सब समझाऊंगी तुमको, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में बेटा ध्यान रखो, कार्बन कार्बन के बीच में कभी 4 बंध नहीं होते। मैंने एक्सप्लेन किया था, कार्बन कार्बन के बीच में 2 और 3 ही बंध हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 कार्बन की आवश्यकता है। तो इसका प्रथम मेंबर चालू होगा n = 2 से। तो लिखोगे C2H2 × 2 कितना आ गया? C2H6 नहीं सॉरी C2H4। यहां पर सूत्र क्या है बेटा आपका? n = 2 पुट करो तो C2H 2 गुना 2 में से 2 घटा दो, कितना आ गया? C2H2 आ गया? सबका आ गया? जल्दी बताओ, सबका आ गया? तो ये होते हैं बच्चा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके नाम कैसे रखे जाए? अब बारी आती है इनके नामकरण की। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम कैसे रखा जाए ये जान लेते हैं। तो बच्चों नामकरण के लिए
कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नामकरण करना है तो आपको पहले सीखनी पड़ेगी कार्बन की गिनती। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूं तुमको। कार्बन के काउंट लिखो, गिनती में शायद बड़ी की मात्रा लगती है। तो कार्बन की गिनती क्या सीखना है हमें? हमें सीखनी है कार्बन की गिनती। अब ये कार्बन की गिनती क्या होती है, चलो एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बन की गिनती में आपको कार्बन की संख्या, अगर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, तो क्या लिखोगे? तो कार्बन अगर एक है, एक कार्बन, ठीक है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, 8, 9, 10, तो एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथ, दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, तीन कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन वाले को बोलते हैं पेंट, पहनने वाला, हेक्स, छह कार्बन वाले को, और हेप्ट, सात वाले को, आठ वाले को ओक्ट, नौ वाले को आप बोलते हो, ठीक है, नोन, 10 वाले को डेका। तो इस तरीके से कार्बन की गिनती, ठीक है। तो आपका अब ट्रिक बताती हूं। अगर एल्केन है तो एल्केन के लिए कार्बन की गिनती प्लस अंत में एन लगाना है। अगर एल्कीन है तो क्या करेंगे, और एल्काइन है तो क्या करेंगे, चलो आते हैं, समझाते हैं तुमको। अरे पेन कहाँ गया भाई? ओके चलो एक्सप्लेन करूं, आगे एक्सप्लेन करूं। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब नामकरण कैसे करेंगे? कार्बन की गिनती धन एन, कार्बन की गिनती धन इन, कार्बन की गिनती धन आइन। मेथ प्लस एन, मेथेन। तो जिसमें एक कार्बन है उसका नाम क्या होगा? मेथेन। दो कार्बन वाला एथेन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, चार कार्बन वाला ब्यूटेन, पांच कार्बन वाला पेंटेन, एंड सो ऑन। सिमिलरली कार्बन की गिनती प्लस इन, यहां पे कहां से शुरू होगा? एथ, एथ प्लस इन क्या होगा? एथीन। क्या लिखोगे? एथीन, मेथीन, सॉरी एथीन, प्रोपीन। प्रोपीन मतलब तीन कार्बन वाला, ठीक है। इसी प्रकार से ब्यूटीन, पेंटीन, और सिमिलरली आपको ये करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में चीजें याद होगी। एल्काइन पर क्लास 10th में जनरली नहीं पहुंचते हैं, पर कभी आपके पेपर को टफ बनाने का मन करेगा तो जरूर एल्काइन भी देगा, बट एल्काइन टफ नहीं होता, आसान ही होता है। अब बात करते हैं बच्चों, मेन जो चीज छूट गई है वो है सूत्र। तो सूत्र बनाने की जो विधि है बेटा, तो सूत्र आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों का एक होमवर्क दे रही हूं मैं, होमवर्क है आपको सभी एल्केन जिसका सूत्र है CnH2n+2, एल्कीन जिसका सूत्र है CnH2n, और एल्काइन जिसका सूत्र है CnH2n-2। अब करना क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूं आपको। प्रथम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रथम 7 सदस्यों के नाम और रासायनिक सूत्र बनाने। होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क है आपको प्रथम 7 सदस्य, जैसे कि प्रथम सदस्य एल्केन का कौन है? मेथेन।
मैंने आपको एक्सप्लेन किया मेथेन पहला, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, ये क्या है 7 सदस्य। तो आपको प्रथम 7 सदस्यों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखकर लाने हैं। ये आपका होमवर्क है और मुझे ये होमवर्क कंप्लीट चाहिए अपनी क्लास में, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, प्रथम 5 सदस्यों के नाम, ये वाला प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, नाम, सूत्र, संरचना। ओके, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वह क्वेश्चन होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। यह बच्चों पिछले 5 साल से रिपीटेड वन ऑफ द क्वेश्चंस है। पिछले 5 साल से कार्बन और उसके यौगिक के यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार बताए गए हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे? ओके, इतना हो जाएगा, यस और नो? सो मेरा नाम है सुभद्रा माधनकर। प्रतिदिन बच्चों 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो एक क्लास उसमें से मेरी भी होती है। एंड आप सभी को बता दूं, आने वाले समय पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं दिवाली के लिए, जिसमें मैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं ना मेरे से, मतलब एक चीज से कि मैडम इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया बता दो। मैं बता रही हूं बेटा, आप लोगों के लिए मैंने टॉप 15 रासायनिक अभिक्रियाएं, टॉप 15 रासायनिक अभिक्रियाएं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा हमेशा घबराता है, बच्चों को नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे आते हैं अभिक्रिया वाले। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन लाने वाली हूं नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते ये आपको मिलने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, ये वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला बच्चा आपका जो आज का क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, ध्यान रखिएगा, मजे में दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा। एंड आप सभी को हैप्पी वाली दिवाली। बाय बाय, टेक केयर गाइस।